नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी खास करके हम नेताजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर बात करें तो लगातार वॉइस एमपी टीम नेताजी के जरिए उन नेताओं का तलाश करे जिन्होंने जमीन पर रहकर किस तरीके से अपनी राजनीति का सफर शुरू किया। अगर वही बात किया है तो पिछले दिनों जिस तरह से गरोट में एक धार्मिक आयोजन हुआ उत्तम स्वामी का, उसके बाद वहां की राजनीति में भी एक बवाल सा आ चुका है। वहां की राजनीति में लगातार जो हलचल तेज है। ऐसे में बात की जाए तो आज राजनीति के सफर को लेकर हमारे बात करने के लिए मौजूद है अंशुल जी बैरागी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने जो है राजनीति का सफर शुरू किया और गरोट में जो आयोजन किया उसके बाद किस तरीके से जो है वहां की राजनीति में किस तरह हलचल मची हुई। सबसे पहले बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर को लेकर। अंशुल जी, किस तरीके से आपकी राजनीतिक सफर शुरू हुआ? नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद नवीन जी, वॉइस ऑफ एमपी के इस कार्यक्रम में आप नए उम्र के नेता जो सर्वाइवल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से वो जनहित और जनसेवा के कार्यों में लगे हैं, उन लोगों की आप सीरीज़ बना रहे हो। उस सीरीज़ में आपके जो नेता आए हैं उनकी लगभग मैंने आपके सब चीज़ें देखी हैं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारत में हर आदमी के अंदर एक संघर्षशील व्यक्ति होता है, चाहे आप हुए हम हुए, संघर्षों से निकलने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। तो संघर्ष की स्टोरी हर आदमी सुनना पसंद करता है और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए वॉइस ऑफ एमपी परिवार का, मुस्तफ़ा भाई का, नवीन पाटीदार जी का और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है, सबका हृदय से धन्यवाद। अंशुल जी, अगर बात करें तो किस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से आपने जो अपनी शुरुआत की जीवन की? मैं मंदसौर ज़िले का एक छोटा सा गांव, जो पहले हमारा संयुक्त मंदसौर नीमच जिला हुआ करता था, मंदसौर ज़िले का गांव है चंदवासा, जहां पर हरि और हर धर्मराजेश्वर महादेव विराजमान हैं। उस गांव में 4 अक्टूबर 1984 को एक गरीब परिवार में, जो मंदिर के पूजा पाठ करते हैं, ऐसे गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है। बचपन से ही हमने गरीबी देखी है, गरीबी के भाव देखे हैं, ऐसी परिस्थितियों से निकल के आए हैं कि जिन परिस्थितियों को आज खुद यदि हम सोच लें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। उन परिस्थितियों से निकलकर हमने हमारी शुरुआत की, गांव के ही स्कूल से पढ़ाई की। कक्षा 4वीं 5वीं में था, मुझे बहुत अच्छे तरह से मालूम है। तब जो है मैंने पंकज जी जोशी, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो तहसील प्रचारक हुआ करते थे संघ के, श्री तपन जी भौमिक जो जिला प्रचारक हुआ करते थे, वो उनके सानिध्य में आया। और शिशु मंदिर में एक आचार्य थे विजय जी शर्मा, पहली बार मुझे संघ के दर्शन कराने वाले व्यक्ति वो थे। वहाँ से मैंने मेरी पढ़ाई की शुरुआत करी। फिर मैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती होती गई, अन्य संगठन के लोगों के संपर्क में आता गया। संघ की शाखा में सबसे पहले मेरी भूमिका जो थी, सुबह 4 बजे उठकर जो प्रातः शाखा लगती थी, उस शाखा का गठ नायक के रूप में मैंने मेरी शुरुआत की है। और वो भी सह गठ नायक, क्योंकि छोटी उम्र के थे, छोटा बच्चा था, तो सह गठ नायक था। तो एक मेरे बारे में गांव में हमेशा एक गॉसिप चलती रहती है, और जब जब तपन जी भाई साहब मिलते हैं तो वो भी उस बात को हमेशा सुनाते रहते थे कि जब मुझे गठ नायक बनाया तो मेरी आदत थी कि सबको उठाने जाना। तो मैं जिसके घर भी दरवाज़ा खटखटाता था, उठाता था। वो शाखा में आने के लिए नहीं उठता था, तो उसके घर का जो ट्यूबवेल होता था वो फोड़ के आ जाता था। तो ऐसे हम हमारी शाखा की वहाँ पर शुरुआत करी। फिर तपन जी भाई साहब का स्नेह प्राप्त हुआ, प्राथमिक वर्ग हुए। फिर मैं कक्षा 8वीं में हुआ, 9वीं हुई, 10वीं में मैं मंदसौर समर्पण संघ कार्यालय में 1998-99 में पहली बार में मेरा घर परिवार छोड़कर, क्योंकि हमारे गांव में कक्षा 10वीं तक स्कूल था, तो निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना था। तो मैं मंदसौर पढ़ने के लिए आया। मंदसौर में 10वीं की परीक्षा दी। उसके बाद वापस में सुसनेर शाजापुर ज़िले में था उस समय, आगर ज़िला बन गया वर्तमान में, वहाँ पर पढ़ाई करी। वहीं पर संघ के जिला प्रचारक रहे हमारे संतोष जी जोशी, विभाग प्रचारक जो थे वो उनके संपर्क में आके वहाँ भी संघ का काम किया। वहाँ मेरे संघ शिक्षा वर्ग के जो वर्ष थे, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और सारे संघ शिक्षा वर्ग कंप्लीट हुए। फिर मैं 2001 और 2 के दरमियान नीमच जिला बन चुका था। तो नीमच ज़िले से मेरा जुड़ाव है, लगाव है, और मैं रहा जावद में। आर्य समाज भवन है,
संघ कार्यालय के रूप में वो प्रसिद्ध है। जावद के अंदर जो मेरे जावद के मित्र हैं वो जानते हैं, जावद के महाविद्यालय में पढ़ाई की, वहाँ पर देवीलाल अहीर सर रहे और अन्य लोग रहे जिनके सानिध्य में संपर्क में आकर फर्स्ट ईयर में मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था। और उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तारक था। उस समय आदरणीय दिलीप जी जो अभी वर्तमान में विधायक जी हैं वो जिला सह कारवा हुआ करते थे, मदन जी झंवर जिला कारवा थे और प्रचारक थे अजय जी ओसवाल, बड़वानी उधर हैं आजकल वो, और विभाग प्रचारक थे ओम सिंह जी। तो यहाँ से पढ़ाई शुरू हुई। फिर उसके बाद जब कॉलेजिंग का समय आया तो और मुझे उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन माधव कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी। माधव कॉलेज में हमारे नगर प्रचारक थे माननीय राघवेंद्र जी शर्मा जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं अभी, और विभाग प्रचारक थे माननीय पराग जी अभयंकर, मध्य भारत प्रांत हुआ करता था, उनके सानिध्य में रहना हुआ। जिला प्रचारक पंकज जी जोशी थे, माखन सिंह जी भी आराधना कार्यालय पे रहते थे। लगातार प्रचारकों के और संघ के बड़े लोगों के सानिध्य में रहने के बाद अगले स्टेप में मुझे भोपाल भेजा गया, जहाँ पर तपन जी भाई साहब के सानिध्य में वापस उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर अचानक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की बात आई, तो मन किया कि पत्रकारिता नहीं करना, कुछ हट के करना है। तो तपन जी ने बोला कि यार तू बहुत बड़बड़ाता है, बोलता है, कुछ भी करता रहता है, तो तू एक काम कर, लॉ कर ले। तो लॉ करने के उद्देश्य से 2008 में मैं पहली बार वापस 10-12 साल बाद मेरा मंदसौर आना हुआ। तो मंदसौर में उस समय मेरे कोई ज़्यादा परिचय संपर्क में नहीं थे। तो माननीय हमारे सांसद जी सुधीर गुप्ता जी, बंजारी बालाजी जनसेवा न्यास के सचिव थे, उनको तपन जी ने फ़ोन लगाया, बोला लॉ में एडमिशन लेना है। तो सुधीर गुप्ता जी ने मेरा एडमिशन लॉ कॉलेज मंदसौर में कराया। तो भाई साहब बोले यार मैं भी ले लूँ एडमिशन। तो सुधीर जी भाई साहब और हम दोनों ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुल्तानपुरा कांड हुआ था मंदसौर में बहुत बड़ा, जहाँ पर गौ माता की हत्या हो गई। तो सुधीर जी उन दायित्वों के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए और मेरी एलएलबी कंप्लीट हो गई और सुधीर जी की एलएलबी रह गई। फिर मैंने एलएलएम किया। अब मैं पीएचडी की ओर अग्रसर हूँ। आगे भविष्य में जो है मैं पीएचडी भी करूँगा। तो ये रहा मेरा एजुकेशन का पार्ट। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो किस तरीके से रहा, कितने मेंबर परिवार में हो, क्या स्थिति परिवार मेरा एकदम गरीब परिवार है। वर्तमान में तो ठीक है, आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत है, वर्तमान स्थिति नहीं, लेकिन संघर्ष की स्थिति वाला परिवार रहा। माताजी मेरी गांव में जो है सिलाई करती थी, पापा जी जो हैं उनका डिस्क कनेक्शन का बिजनेस था और गांव में ही मंदिर थे। दादाजी पूरे गांव में जो है बस्ती करते, मतलब आटा मांगते थे, और वो आटा मांग के जब लाते थे तो हमारा घर परिवार उससे चलता था। और उन परिस्थितियों में जो है पापा जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। मेरे नाना जी जनसंघी और मिसा में रहे हैं। तो हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि दो तरह की थी, दादाजी ठेठ कांग्रेसी और नाना जी ठेठ भारतीय जनता पार्टी वाले। तो जब मम्मी की शादी हुई तो पत्नी के आगे हर पति झुक ही जाता है, तो हमारे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो गए। तो आज हमारे परिवार में जो सदस्य हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, नाना जी की कृपा के कारण। और मेरी दीदी हैं, बड़ी बहन हैं, वो भी पेशे से वकील है, CWC आगर की वो वहाँ पर अध्यक्ष हैं, और वो भी जो है संघ शिक्षा वर्ग 33 उन्हें कर रखे हैं, राज सेविका समिति में सक्रिय हैं। जिया जी भी संघ के प्रचारक रहे हैं, वो भी 33 शिक्षित हैं, और वो आगर में सेवा भारती का एक बहुत अच्छा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का प्रकल्प है, वहाँ पर वो उन पूरे प्रकल्प को देखते हैं। अंजुल जी, अगर बात की जाए जिस तरीके आपने राजनीतिक सफर को लेकर अपनी बताई कि आपकी इन नेताओं से शुरुआत हुई, रिश्ते रहे, किस तरीके से आप यहाँ पहुंचे, अगर बात करें इस वक्त कोई मनमुटाव का वाक्य आपके जहन में हो, किस नेता से आपका मनमुटाव हुआ? मनमुटाव तो देखो मेरा स्वभाव है जनता के हित की लड़ाई लड़ना, जनता के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा स्वभाव है जनता की हित की लड़ाई लड़ना, जनता के लिए हमेशा खड़ा रहना। तो चाहे वो कॉलेज टाइम में अपने आप को अध्यक्ष बनाना हो, या संगठन की कई सारी लाइन हो, या कई बार ऐसी परिस्थिति बनी कि एक बार जिला पंचायत के चुनाव आए
तो यार दोस्त बैठे बैठे ऐसे ही तय कर लिया कि यार चुनाव लड़ना है, तो बोले वाह चुनाव लड़ना है तो लड़ लो। तो कहाँ से लड़े, तो बोले यार आपकी जन्म तारीख 4 है और 4 अंक का आपका लकी है, तो 4 नंबर वार्ड से लड़ लो। अब 4 नंबर वार्ड से लड़ लो तो 4 नंबर मंदसौर विधानसभा का वार्ड, जहाँ ना कोई संपर्क, ना गाँव का परिचित, ना लोग परिचित, और फिर भी कहा कि वह लड़ लो। तो चुनाव लड़ने के लिए निकल गए और टिकट किसी दूसरे को दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो पर चूँकि कॉन्फिडेंस बढ़िया है और व्यवहार अच्छा है, लोगों के लिए लड़ने की ताकत है, तो चुनाव भी लड़ लिए और जीत भी गए। अब उस जीत का परिणाम ये हुआ कि हमारे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी जो थे, उनके मन में एक टीस रह गई कि यार मैंने किसी को टिकट दिया और उसको हरा के और ये बंदा चुनाव लड़ लिया। तो राजनीति की आपाधापी में कई बार, जैसे एक बार मुख्यमंत्री जी के सामने उनके साथ ही कुछ जो है बातें हो गई थी, लेकिन बाद में चूँकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परिवार है जहाँ समन्वय स्थापित हो जाता है। इसी कड़ी में लगातार जिला पंचायत में कई सारे लोगों के साथ मनमुटाव हुआ, चाहे बीच में सुधीर गुप्ता जी के साथ हो, यशपाल सिसोदिया जी के साथ हो, चंदर सिंह जी के साथ दुधाखेड़ी वाला कांड हुआ, तो वहाँ भी कुछ बातचीत ऐसी हो ही जाती है, तो हो गई। और हरदीप भाई भी जब चुनाव लड़े तब कहा कि निर्दलीय लड़ूंगा, तो उनके साथ भी कुछ मन में ऐसी बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छी बात मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन में कोई बात नहीं रखता है, समन्वय के साथ काम करता है। तो वो समन्वय का मुझे भारतीय जनता पार्टी और संगठन, संघ के परिवार, इन सब चीज़ों का हमेशा फ़ायदा मिला। अंशुल जी, एक बात और ये भी देखी जाती है कि जब भी आप कोई विधानसभा में जाते हैं या फिर अगर ज़्यादा दौरे वहाँ के लग जाते हैं, तो एक कयास ये लगाए जाते हैं कि अंशुल जी उस विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मैं जनता की सुनता हूँ, जनता की बात करता हूँ, जनता के मन की बात मुझे पता है, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मैं गरीबी से उठा हूँ, गरीबों का दर्द जानता हूँ, और जो गरीबों का दर्द जानेगा वो हमेशा नेता होगा। दूसरी चीज़, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदाज निराले हैं, जिन हादसों में लोग मर जाया करते हैं उन हादसों को हमने पाले हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को डर लगता है, लगने दो। ये डर आज से नहीं है, ये डर प्राचीन काल से है। इंद्र भगवान स्वर्ग में बैठे थे, धरती पर तपस्या विश्वामित्र करते थे, और जो है घबराहट इंद्र को वहाँ पर अपने सिंहासन की हो जाती थी। तो यदि मेरे घूमने से किसी विधायक के पेट में दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो अच्छी बात है। मुझे मेरी योग्यता पर जो है उसमें अच्छा लगता है कि ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे कारण किसी के मन में कोई भाव तो है और जनता मुझे उस योग्य तो मानती है, मेरे ऊपर हंसती तो नहीं है। अंशुल जी, एक और चीज़ हमने देखी, कई वीडियो आपके वायरल होते हैं, तो उनमें देखा गया कि आप आक्रोशित जल्दी हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव क्यों है आपका? अधिकारी से भिड़ जाएंगे कुछ किसी भी बात के लिए आप? आज ही मैंने फ़ोन लगाया एक अधिकारी को कि भैया ये लोग हैं, 3 जने सीट जा रहे हैं, उनके वो बोले बिना हेलमेट के हैं, सीट बेल्ट नहीं है और इनका चालान बनेगा। तो मैंने कहा भैया अगर चालान बनेगा तो तुम्हारा एसपी कभी जो है सीट बेल्ट नहीं लगाता है, पुलिस का कोई जवान कभी हेलमेट नहीं पहनता है, राजस्व के अधिकारी दादागिरी से निकल जाते हैं, आप निकल जाते हो, पत्रकारगण, हम नेतागण निकल जाते हैं। तो क्या भारत का कानून खाली गरीब जनता के लिए है? और जब ये परिस्थितियां लगातार सामने आती है तो आपके हमारे मन में शंका उत्पन्न होना सही बात है, इसलिए आक्रोश आता है। और आक्रोश तो होना भी चाहिए। अगर आपके मन में आग नहीं है तो आप जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हो तो जनता के अधिकारों के लिए कब लड़ोगे? ये भी तो कहा जाता है कि अंशुल जो है पूरा इसको मैनेज करता है, जब अधिकारी से बात करता है तो आक्रोशित होता है और एक वीडियो बनाया जाता है, फिर उसको वायरल किया जाता है। ऐसा क्यों, बातें क्यों निकल के आती है? बातें इसलिए निकल के आती है कि आज के टाइम पर हर आदमी अपने हाथ में मोबाइल रखता है और मेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर मान लो मैं कहीं खड़ा हूँ और वीडियो आया मेरे पास तो निश्चित मैं पोस्ट करूंगा, इससे लोगों को प्रेरणा मिले कि जिस तरह से मैं मेरे अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ आप भी आपके अधिकारों के लिए लड़ो। खाली अंशुल बैरागी अकेला लड़ाका थोड़ी है क्या? कानून आप भी समझो, कानून पढ़ो और कानून की धाराओं के आधार पर आप सबसे लड़ सकते हो, क्योंकि इस देश में अगर कोई चीज़ सर्वोच्च है तो भारत का संविधान है। अंशुल जी, एक और बात की जाए तो आपकी सबसे पसंदीदा सीट कौन सी विधानसभा? सबसे पसंदीदार सीट कहाँ लगे हो भैया नवीन जी, पूरी लोकसभा अपनी है, जहाँ चाहो वहाँ खेलो। नहीं तो अभी गरोटना तो इतना बड़ा आयोजन किया आपने, देखो भारतीय जनता पार्टी जी हिंदुत्व पे चल रही है, उत्तम स्वामी को लाके आपने जो वहाँ की राजनीति में हलचल तेज कर दी। निश्चित रूप से परम पूजनीय गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज भारतीय जनता पार्टी संघ के सारे प्रचारकों के संपर्क में हैं, भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, और उनका ये कहना है कि उनको राजनीति नहीं करना। महाराज जी कभी राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। राजनेता निश्चित रूप से महाराज के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन महाराज जी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते। और दूसरी चीज़, मैं शुरू से, चूँकि मैं एक बैरागी वैष्णव बाबा जी परिवार में पैदा हुआ हूँ,
हमारे घर के संस्कार हैं, भगवान को मानना, भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए समर्पण भाव रखना, तो वो भाव मेरे अंदर है। और मेरी सोच जो है राजनीति और धर्म को लेके बहुत स्पष्ट सोच है। नवीन भैया, राजनीति हमेशा लोगों को तोड़ेगी और धर्म हमेशा लोगों को जोड़ेगा। इसलिए मुझे धर्म का मार्ग पसंद है, राजनीति का मार्ग पसंद नहीं है। और जब जब मैं राजनीति में जाता हूँ लोगों से झगड़ा होता है, और जब जब मैं धर्म में जाता हूँ तो लोगों से जुड़ाव होता है। तो मेरा जो अंतर्मन कहता है कि हमें धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए बजाय राजनीति के। तो पार्टी ने मौका दे दिया राजनीति करने का, तो फिर क्या करेंगे? मैं कृष्ण को मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध लड़ो भैया, युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और परिस्थितियाँ बनी तो भगवान ने पहिया उठा लिया। तो अगर परिस्थितियाँ आएगी राजनीति की, चूंकि राजनीति 100% भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे कितनी मेहनत करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं राजनीति में मेहनत करने से आगे बढ़ते हैं। भैया सुबह सुबह हम उठते हैं, आपका हाकर पत्रकार वाला, दूध बांटने वाला, वो सुबह जल्दी उठता है, खूब मेहनत करता है। मेहनत से अगर आदमी बनता है तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मजदूर होता, क्योंकि वो रोज मजदूरी कर रहा है और ताकत का काम कर रहा है। तो आदमी मेहनत से नहीं बनता। ठीक है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में और दावेदारों में कि किसी भी धार्मिक जो धर्म का बड़ा प्रचारक है उसको लाके उसका आयोजन और टिकट पाओ, तो क्या माना जाएगा आप भी इसी लाइन पर है गरोड में? पहली बात तो मैं टिकट वाली दिशाओं में काम करता ही नहीं हूँ। जो मैंने बताया, यदि मेरे नसीब में लिखा है तो मेरे से कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे जेब के पैसे कोई लूट सकता है, मेरे मोबाइल में डले हुए पैसे कोई लूट सकता है। यदि मेरे नसीब में कोई चीज़ लिखी है तो छीनने की किसी हिम्मत नहीं है। पहले हमारे मंदसौर में जब सुधीर गुप्ता जी मेहनत करते थे तो लोग बोलते थे कि यार सुधीर जी, उनके नाम का एक डंका बजाते रहते थे कि देखो ये विधानसभा मांग रहा है, इससे मांग रहा है, उससे मांग रहा है। लेकिन उनके भाग्य में लोकसभा लिखी थी। नीमच वालों ने नारा लगाया, नीमच जिला मौन है, सुधीर गुप्ता कौन है। वही नीमच जिला आज सुधीर जी को उठा के चल रहा है। आज लोकसभा के हमारे सर्वमान्य नेता हैं सुधीर गुप्ता जी। तो ये भाग्य का खेल है। न बुद्धि से आदमी बनता है, न शक्ति से बनता है। शक्ति से बनता तो मजदूर ताकतवर होता, बुद्धि से बनता तो टीचर सबसे पावरफुल होता। उनसे ज़्यादा बुद्धि किसके पास? सबको पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वही घूम रहे हैं शिक्षक भी। इसलिए जो कुछ होता है 99% की मेहनत पर भाग्य भारी रहता है। जैसे 56 भोग के ऊपर तुलसी का पत्ता। इसी तरह अगर आप भाग्य में है, नसीब में है तो कोई छीन नहीं पाएगा, और नसीब में नहीं है तो कोई दिला नहीं पाएगा। आप कई बार ट्रकों पे जाते हो, पीछे लिखे रहती है सरदारों की एक कहावत, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। अंशुल जी, एक और कहा जाता है कि विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और अंशुल जब आमने सामने होते हैं तो दोनों की दिशाएं चेंज हो जाती है। नहीं, ऐसा मनमुटाव क्या? सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तीसरी बार के विधायक हैं। भगवान करे उनको चौथी बार भी टिकट मिले, पुनः चुनाव लड़े, मध्य सरकार में मंत्री बने। हमारी शुभकामनाएं यशपाल जी के साथ है। हमने तो एक वीडियो देखा था जहाँ पर आप जमकर जो है विधायक के खिलाफ। निश्चित रहता है, जब हाँ निर्दलीय चुनाव लड़े, परिस्थितियाँ ऐसी बनी, मन मुटाव की स्थिति आती है, तो स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप भी अकबर से टकरा गए थे। स्वाभिमान के लिए शिवाजी ने भी औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। अगर स्वाभिमान की बात है तो दुनिया से किसी भी आदमी, चाहे भले वो कोई भी हो, लड़ने भिड़ने में डरना नहीं चाहिए। ये ताकतवर लोगों की निशानी होती है। हो गई लड़ाई, हो गई, परिस्थितियाँ थी, निपट गई। आज हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे। कभी फिर स्वाभिमान की ऐसी स्थितियाँ बनी तो फिर? एक बार आदमी ठोकर खाने के बाद गलती नहीं करता है, और वो तो ठाकुर है, ठोकर खाने के बाद बने हैं, इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति अब नहीं बनेगी। अगर जमीनी मुद्दों की बात करें तो क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में क्या जमीनी मुद्दे जिस पर जो कांग्रेस आप लोगों को घेर सकती है? एक तो मंदसौर नीमच जिले का हार्डकोर एक मुद्दा जो है, पिछले 5-6 साल से केंद्र सरकार ने आदेशित कर दिया कि डोला चूरी नष्टीकरण करना चाहिए। और नारकोटिक्स विभाग हो या मध्य सरकार हो, इन लोगों के समन्वय का अभाव बोलो या परिस्थितियों का अभाव बोलो या किसान नाराज हो जाएंगे, इन सब परिस्थितियों को लेके एक बड़ा क्षेत्र में माहौल बनता जा रहा है कि जो डोला चूरी नष्टीकरण है, वो नष्टीकरण सरकार अपनी नीतियों के कारण ना तो खरीद रही है, ना नष्ट कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में वो डोला चूरा तस्करी का एक हमारे मंदसौर नीमच जिले में बड़ा कारण बन रहा है, जिसके कारण कई सारे युवा वर्गों को पुलिस प्लांट करके केस बनाती है। या आप हम सब जानते हैं कि मंदसौर जिले में पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, मुखबिरों के लिए एक बड़ा व्यवसाय है डोला चोरी, जो किसानों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। और पहली बात तो
मंदसौर नीमच जिले के जो नेतागण हैं, 8 विधायक हों, सांसद जी हों, उनसे सबसे मैं यहाँ इस माध्यम से अपील करूँगा कि डोडा चूरी में किस मात्रा में अफीम है उसकी जांच करा के माननीय अमित शाह जी से मिला जाए। अमित शाह जी ने संसद के अंदर एक अभी बड़ा गजब का प्रस्ताव पास किया था और बड़ी मजबूती से माननीय अमित शाह जी ने उस विषय को रखा था। देश की युवा पीढ़ी डोडा चोरी के केस में बर्बाद हो रही है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, भैरवगढ़, इन जिलों में अधिक मात्रा में हमारे मंदसौर नीमच जिले के लोग बहुत तादाद संख्या में भरे पड़े हैं। उनके लिए आगे आकर इन सारे जनप्रतिनिधियों को एक आवाज़ उठाकर उन नियमों में संशोधन कराना चाहिए कि उसको भी जो है आबकारी अधिनियम की छोटी छोटी शराब तब लेवल की धाराओं में डोडा चोरी का मर्ज होना चाहिए, या उसका कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें जमानत सरल हो या फिर नष्टीकरण हो। सरकार चिंता करे, ये बहुत बड़ा विषय भविष्य में हमारे क्षेत्र के लिए होने वाला है। अंशुल जी, एक भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लाइन है लोकल फॉर वोकल, ठीक है, उसकी बात करें या फिर एक प्राइवेट सेक्टर में अफीम नीति को देने की बात करें, जिस तरीके से अगर बात करें बजाज हेल्थ केयर को जो है अफीम पॉलिसी और ये देने की बात की जाए, तो क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो इस कदम को गलत नहीं ठहरी? देखो, नारकोटिक्स से रिलेटेड मसलों पर चूँकि बड़ा विषय ये इसलिए है कि इसमें बहुत सारी पॉलिसियाँ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर डिसाइड होती हैं। स्टेट के हाथ में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, और जब इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन होते हैं, बड़े लेवल पर डिसीजन होते हैं, तो उन निर्णयों को बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और बजाज को भी दे रहे हैं तो बजाज तो लोकल ही है भाई, भारत के बाहर की कंपनी तो है नहीं कि जो है नारकोटिक्स विभाग ने किसी बाहरी देश की आई हुई कंपनी को कोई काम दे दिया हो। तो लोकल फॉर वोकल ही है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। बस ये है कि हमारा किसान संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसानों की इच्छा है, जनता की इच्छा है, किसान उत्पादक किसान अगर उसमें कोई कमी नहीं देखता है तो उसको लागू करने में कोई समस्या नहीं। किसानों के बीच में आपकी पेट भी अच्छी मानी जाती है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे जनप्रतिनिधियों के जरिए? देखो, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभी मेरे पास केवल एक ही माध्यम है, आपका, जिस माध्यम से मैं उनसे निवेदन कर चुका हूँ। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी ओलावृष्टि हो गई तो केवल सर्वे हो गए। अब सर्वे भी इतना परसेंटेज हो जाता है कि बीमा मिल नहीं पाता है। तो ये सारे किसान भाई लोग बार बार उस चीज़ को देखकर आक्रोशित भी होते रहते हैं। सर्वे होते हैं, सर्वे के रिजल्ट नहीं आते हैं। सरकार को बीमा कंपनियों को थोड़ा टाइट करना चाहिए, और राजस्व के अधिकारी जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, इनको भी थोड़ा सा मानवता वाला ख्याल रखकर किसानों की चिंता करके कुछ न कुछ उसके रास्ते अच्छे निकालना चाहिए। वरना केवल फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट हो जाती है, किसानों के हित की बात हो जाती है और उसके बाद सब लोग जो है अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर किसानों की केवल बात होती है, किसान केवल मुद्दा है, किसान केवल विषय है, और विषय केवल तब तक रहता है जब तक कि वृष्टि हो जाती है या फसल खराब हो जाती है। उसके बाद जब बीमा देने दिलाने की बात आती है तब कोई साथ नहीं खड़ा रहता है। तो ये किसानों का मर्म है जो मैं बोल रहा हूँ। अंशुल जी, अगर बात किया है तो एक सर्वे जो है प्राइवेट कंपनियां कर रही है, प्राइवेट कंपनी के साथ जो बीजेपी भी करवा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 80 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो क्या मानते हैं आप गुजरात फार्मूला यहाँ लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत पृष्ठभूमि है। यहाँ पर संघ का काम बहुत पुराने समय से है। गुजरात फार्मूला गुजरात के लिए सूटेबल हो सकता है, मध्य देश का अपना फार्मूला है। गुजरात एक प्रयोगशाला हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है मजबूत शाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। यहाँ के कार्यकर्ता को जब आप ऐसा चीरा निकालोगे ना तो उससे भगवा ध्वज निकलेगा, दूसरे हाथ में निकालोगे तो डॉक्टर हेडगेवार निकलेंगे। मन, तन और वचन से भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ का समर्पित कार्यकर्ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता नेता कौन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। और ये मैं पिछले 20 साल से खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश सकलेजा जी को 4 बार रिपीट किया, चारों चुनाव जीते ना। जगदीश जी देवड़ा एक भी चुनाव नहीं हारे, यशपाल सिसोदिया जी एक भी चुनाव नहीं हारे, दिलीप सिंह जी और नीमच की विधानसभा में कांग्रेस 2003 से पहले अभी तक नहीं जीत पाई, मंदसौर में नहीं जीती। हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम मजबूत स्थिति में खड़ी है। फर्क नहीं पड़ता नेता कौन है। विकास यात्रा में तो स्थितियां खराब थी। आपके सुहासरा की बात करें, मंदसौर की बात करें या फिर मलारगढ़ की बात करें, तो वहाँ की वीडियो वायरल हो रहे थे जहाँ पर जो है नेता हो गए। वीडियो वायरल होना सामान्य बात है। 4 जनों की देखो हाँ, प्रजातंत्र है, 4 जने इकट्ठे हुए धमाल मचा दी, वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक। लेकिन मुद्दे
आप एक बात बताओ, किस मुद्दे पर वीडियो वायरल हुए? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास वीडियो आए, हरदीप भाई यात्रा में गए, क्या मुद्दा था भैया? उनने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था, वीडियो वायरल हो गया? माननीय यशपाल जी नगरी गए, ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था तो वीडियो वायरल हुआ? या सुहासरा में, गरोठ में वीडियो वायरल हुए, क्यों हुए? कोई मुद्दे ही नहीं थे। सामान्य भाषा में किसी व्यक्ति को अपनी कोई चीज़ कहना है और कहते कहते अगर हार्ट टॉक हो गई, वो वीडियो वायरल होना मेरे हिसाब से ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। और अगर मुद्दे होते तो आप बताओ, आपने न्यूज़ चैनल पर सारे मुद्दे दिखाए, बताओ उनमें से कौन सा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था? नहीं तो वो किसान तो कह रहे हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, किसान कह रहे हमारे यहाँ जो भावांतर की तमाम जो योजना थी उसकी राशि भी तो मुआवजा नहीं मिला। क्या मानते हैं? अभी आपने भी कहा 2 मिनट पहले कि प्रशासनिक रूप से अधिकारी हमेशा नेताओं को मरवाने का काम करते ही हैं। नेता लोग प्लानिंग लाते हैं, योजना बनाते हैं, उनका मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जब जमीन पर लागू करने की बारी आती है तो आप और हम जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि हम पावती आपको व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराएंगे और बेईमानी नहीं करने देंगे। आपको लगता है कि हमारे मंदसौर नीमच जिले में पटवारी बेईमानी नहीं करते? आपको लगता है कि पुलिस विभाग लोगों की मदद करने के साथ साथ रिश्वत नहीं लेती है? आपको लगता है कि किसी भी विभाग, ऐसा विभाग आप बताओ कि जहाँ पर जो है बिना कमीशन का खेल नहीं होता है? तो ये नेता लोगों की मॉनिटरिंग का विषय है और हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेताओं के पास अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें आवाज़ उठाने का अधिकार है। हमारी आवाज़ मजबूत होना चाहिए और जब आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो जनता आवाज़ उठा देगी। अब जनता ने, हो सकता है कि ऐसे मुद्दों पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई हो और जनता ने आवाज़ उठा दी, तो इतना तो चलता है। कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हैं आप मध्य प्रदेश? कांग्रेस है ही नहीं है। उनके घर की लड़ाइयों से फुर्सत मिल जाए तो भाजपा से लड़ाइए। कहाँ दम है? कहाँ दम है? अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे चुनाव लड़ती है और कमल का फूल 100% जीतता है, कोई हरा ही नहीं सकता। आप अपना नेता किसे खास मानते हैं? मैं नेता मानता हूँ कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी को। राजनीतिक गुरु भी होगा आपका? राजनीतिक गुरु भगवान श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? उनने तो राजा तैयार किए। मैं कहता हूँ, मैं राजनीति, लोग कयास लगाएं, यहाँ से चुनाव लड़ लो, वहाँ से लड़ लो, ठीक है। मंदसौर में रहता हूँ, मंदसौर से निर्दलीय जीता हूँ, लड़ तो मंदसौर से भी सकते हैं। सुहासरा का मूल निवासी हूँ, सुहासरा में भी लड़ सकता हूँ। गरोड़ जाता आता हूँ, वहाँ से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं राजनीति में नीमच भी तो आते हैं? नीमच भी आता हूँ। विधानसभा में बहुत दौरे लगाए आए। मैं तो दिलीप जी भाई साहब के तो हर बार चुनाव में मैं साथ रहता हूँ। मैं तो जावत भी जाऊँगा, विस्तारक रहा तो वहाँ भी बोलते कि यहाँ भी लड़ लो। मनासा में भी भैया दमदार लोग, दबंग बाहुबली लोगों को पसंद करते, तो मनासा भी आ जाओ। मुझे ऐसा तो नहीं कि आप इनको टेंशन देने के चक्कर में आप इन विधानसभा करते रहते हैं? देखो, अगर कोई टेंशन ले, तनाव ले, तो भैया जितने माननीय विधायक गण हैं, आप सब हमारे बड़े भाई हैं। हम आपके चुनाव में निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। आप मुझे किसी भी विधानसभा में अपना आपका दावेदार ना माने, मैं विधानसभा के लिए बना ही नहीं हूँ। तो ये थे नेताजी में हमारे साथ अंशुल जी बैरागी, जिनके राजनीतिक सफर को लेकर हमने मुलाकात की, चर्चा की, किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा। साथ ही अगर बात किया गरोड़ में जो उन्होंने आयोजन किया था, उस आयोजन को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक कयास लगाया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए मैंने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।